हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें सेपरेटली क्वेश्चन जो है 7 नंबर या 10 नंबर या फिर 5 नंबर में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग यहाँ पे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भी ये टॉपिक हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग को कुछ लॉस के बारे में पढ़ने हैं जो कि काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, तो उनको हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और बाकी आई थिंक आप लोगों ने डिफ्यूज़न का नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा। इसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एचईपी में ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में देखा था। तो बस वही चीज़ हमें दोबारा से देखनी है, थोड़ा सा वहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, थोड़ा सा कुछ नया आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी टॉपिक हमारा बहुत ही सिंपल सा है और आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में। तो देखो, यहाँ पे इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं। अच्छा देखो, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई कंटेनर लिया, जैसे ये हमारा मान लो कोई क्लोज्ड कंटेनर है, चारों तरफ से बंद है, और इस कंटेनर के बीच में हम लोगों ने एक सेमी परमिएबल वॉल लगा दी। ठीक है, जैसे ये जो ब्लैक कलर से दिख रही है ये हमारी वॉल है, जो कि बीच बीच से हमारी परमिएबल है, यानी देखो यहाँ से हमारा जो है सॉल्यूट या फिर जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो पास हो सकता है एक साइड से दूसरे साइड। तो सिंपली हम लोगों ने किया क्या, ध्यान से समझना। हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया, और इन दोनों पार्ट के बीच बीच में हम लोगों ने एक सेमी परमिएबल वॉल लगा दी, यानी कि जिसमें बीच बीच में थोड़ी सी वॉल है और थोड़ा सा स्पेस भी है इधर उधर जाने के लिए। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, हम लोगों ने मान लो यहाँ पे कुछ अपना एक सॉल्यूशन लिया, और जो हमारा सॉल्यूशन है अगर उसमें हम लोग जो सॉल्यूट की बात करें तो जो हमारा मतलब कंटेनर की पार्ट 1 है वहाँ पे हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। और जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, कंटेनर का, वहाँ पे हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थोड़े से कम है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो स्पेस है, ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल्स हमारे इधर उधर पास हो सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात करें तो जिधर ज़्यादा है उधर हम लोग क्या बोलेंगे, हाई कंसेंट्रेशन, है ना, और जिधर हमारा लो है उधर हम लोग बोल देंगे लो कंसेंट्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ी देर बाद होगा क्या, अच्छा आप ही बताओ थोड़ी देर बाद क्या होगा। थोड़ी देर बाद यही तो होगा कि ये जिधर हमारा ज़्यादा है, ठीक है, उधर से क्या होगा, जो हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर ट्रांसफ़र होके हमारा कुछ देर बाद क्या होगा, दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे। देखो मान लो अगर ये वॉल हमारी पूरी तरीके से फिल होती, ठीक है, अगर हमारा कुछ ट्रांसफ़र हो ही ना पाता तब तो कोई बात नहीं थी, तब तो जिधर जितने मॉलिक्यूल्स इधर हैं उतने मॉलिक्यूल्स इधर रहते, ठीक है। लेकिन जब हमारा ये परमिएबल है, इधर उधर जा सकते हैं, तो होगा क्या, थोड़ी देर बाद यहाँ से यहाँ पास हो जाएंगे और दोनों साइड हमारे बराबर हो जाएंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा फिनोमेना यहाँ पे लग रहा है, बस उसी को हम लोग सिंपली डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब है हमारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन बोलते हैं। तो समझ गए ना, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन। दिस इज सिंपली कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का सिंपल सा मतलब बस इतना सा है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखें, diffusion is simply defined as a physical process that refers to the net movement of molecules from a region of high concentration to the region of low concentration under the influence of concentration gradient। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे बता रहा है कि हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट होगी, तो वो तो हम लोगों ने देखा ही। और यहाँ पे देखो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ये जो हमारी मूवमेंट है ये हो क्यों रही है, हो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ये जो हमारी 2 कंसेंट्रेशन की डिफरेंस होती है, जैसे यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज़्यादा है यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो भी हमारा डिफरेंस है विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे पोजीशन, उसी को हम लोग यहाँ पे सिंपली कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अगर ये डिफरेंस है तभी तो मूवमेंट होगा। जैसे यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या हमारा जो है कोई मूवमेंट होगा, देखो अगर जनरली बात करें तो मूवमेंट तो हमारा यहाँ भी होगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में अचीव हो चुके हैं, ठीक है। तो जनरली एक अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को ऐसा ही लगेगा कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि नेट मूवमेंट, ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे हमारा जो डिफ्यूजन है उसमें हमारा जो सॉल्यूट का नेट मूवमेंट है हम लोग उसकी बात करते हैं। देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, डीप कॉन्सेप्ट है कि देखो जो मूवमेंट है ना वो हमारा इन मॉलिक्यूल्स का इधर से इधर भी होगा,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि मूवमेंट हमारा सिर्फ इधर से इधर होगा, क्योंकि देखो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, तो ये यहाँ पे इधर उधर रैंडम मोशन किया करते हैं। तो भाई देखो ये मॉलिक्यूल्स इधर भी जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स इधर भी जाएंगे, लेकिन नेट मूवमेंट की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट हमारा होगा वो हमारा इधर से इधर की तरफ ही होगा। तो नेट मूवमेंट हमारा कहाँ से होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। लेकिन अगर कोई आपसे बोले क्या मूवमेंट हमारा सिर्फ और सिर्फ हाई से लो होगा, तो वो चीज़ गलत है। देखो मूवमेंट हमारा लो से हाई भी होगा, हाई से लो भी होगा, लेकिन नेट हमारा हाई से लो होगा, क्योंकि देखो इनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास। तो भाई मॉलिक्यूल्स जैसे हमारा ये भी है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कभी यहाँ जाते हैं कभी यहाँ जाते हैं, तो इनका मूवमेंट इधर उधर होता रहता है, उसकी कोई बात नहीं है। समझ रहे होगे आई होप कि आप लोग। बाकी देखो अगर हम लोग चाहें तो इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस कॉज्ड बाय रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन एसोसिएटेड विद अ ड्राइविंग फोर्स सच एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी यहाँ पे देखो वही चीज़ बताई जा रही है कि हमारा मास ट्रांसफर होता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, यानी ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनका मास ट्रांसफर होता है कहाँ से कहाँ, हाई से लो। और होता क्यों है, ड्यू टू रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन, क्योंकि ये देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनके पास होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ये रैंडमली कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर हमारे मोशन किया करते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे इधर से इधर जाया करते हैं। और एसोसिएटेड विथ अ ड्राइविंग फोर्स, और ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी यहाँ पे जो हमारा हाई से लो कंसेंट्रेशन का डिफरेंस होता है वही होता है, उसी की वजह से मूवमेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है, बस इतना समझो हाई से लो मूवमेंट। जैसे इसको बहुत ही अगर सिंपली समझना चाहो, देखो इसको ऐसे समझो कि ये हमारा मान लो हाई है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो, जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ ऐसा बॉल सा लिया और उसको एक हाई पोजीशन पे रख दिया, तो अब बताओ इस बॉल को अगर हम लोग छोड़ें तो क्या ये अपने आप नीचे नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हाई से लो चला गया है ना। तो हाई से लो मूवमेंट हमेशा यहाँ पे अपने आप होता रहता है, उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बात करें हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन इन फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी में हमारे डिफ्यूजन की, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, तो फार्मेसी में इसका क्या यूज है। तो देखो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म। देखो ये चीज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो डिफ्यूजन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो हम लोग सिंपल सी बात करें, ये हमारी एक टैबलेट है, ठीक है। जैसे टैबलेट जब हम लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसको मान लो माउथ से खाया, ठीक है, और उसके बाद जब ये हमारे स्टमक में जाता है, तो अब ये स्टमक से हमारे बॉडी के बाकी रीजन्स तक कैसे पहुंचता है। जैसे जहां इसको इफेक्ट दिखाना है, जैसे जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने टैबलेट खाई, तो वहां तक ये पहुंचेगा कैसे, देखो वहां तक ये डिफ्यूजन के थ्रू ही पहुंचता है। क्योंकि देखो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो हमारा जो टैबलेट है, यहाँ पे पूरी टैबलेट है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, हाई कंसेंट्रेशन, सिंपल सी बात है। अब जो बॉडी में जहाँ इसको पहुँचना है वहाँ पे उसकी क्या है, वहाँ पे इस टैबलेट की स्टार्टिंग में तो हम कह सकते हैं कि जीरो कंसेंट्रेशन है, ठीक है, या फिर कह सकते हो बहुत कम है, बिल्कुल नेग्लेजिबल है। तो अब क्या होगा, हमारा जो टैबलेट का मूवमेंट है वो हमारा हाई से लो होगा, और इसी तरीके से जो हमारी टैबलेट है वो हमारी कह सकते हो कि यहाँ से पूरे बॉडी में जहाँ भी इसको जाना होगा पहुँच जाती है। तो ये क्यों होता है, ये हमारा डिफ्यूजन के थ्रू ही तो होता है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद देखो हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जैसे बॉडी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है, डायलाइसिस और हीमोडायलाइसिस, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के थ्रू ही होती हैं। अब देखो ये सारे हमारे बहुत ही मतलब अलग डिटेल टॉपिक हैं, तो आप लोग बस अभी समझ लो, अब इसके अंदर हमें नहीं समझना है वरना फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करें परमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन लिविंग टिश्यूज, जैसे कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, तो परमिशन मतलब क्या होता है कि इस टिश्यू को क्रॉस करना, तो इस टिश्यू को क्रॉस करना भी हमारा जो है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई होता है यहाँ लो होता है, तो क्रॉस कर जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो भी हमारा ड्रग्स जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी हमारा डिफ्यूजन के थ्रू होता है। फिर एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोलाइमर्स, तो इसको भी बस आप लोग ऐसे एप्लीकेशन के थ्रू याद कर लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमारे कुछ अलग ही हैं, ठीक है। बाकी ये सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, तो इन सब में हमारे डिफ्यूजन का यूज होता है। बाकी अगर हम लोग बात करें अपने टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की, तो देखो डिफ्यूजन हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, देखो जैसे हमारी जो सेल होती है, ये हमारी सेल होती है ना, ठीक है, तो ये जो सेल की आउटर कवरिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर मान लो इसको हम लोग जूम करके देखें तो ये हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती है। हम लोगों ने देखा था, याद है आप लोग को, ये हमारी क्या होती है, ये ऊपर नीचे हमारे क्या है,
ये हमारी है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, यानी देखो एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों हमारा क्या हो गया, बाई लेयर। और किसकी, ये जो हमारा आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोलिपिड, तो ये हमारी होती है बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो इसको जूम करने पे ये हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, तो जैसे हमारी सेल है, अब जैसे सेल को बहुत सारे काम करने हैं तो उसको यहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे सेल के पास नहीं भी होते हैं कभी कभी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे सेल को ज़रूरत नहीं होती, तो सेल से बाहर निकालने होते हैं। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है एक टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का सिंपल मतलब है कि ये जिसको चाहती है उसको अंदर ले लेती है, जिसको चाहती है उसको बाहर भेज देती है, ठीक है, और जिसको नहीं चाहती है उसको नहीं अंदर लेती है, यानी जो सब्सटेंस से चाहेगी वही इसके अंदर आ सकते हैं, यानी ये अपने मन की मर्जी की मालिक होती है, ऐसे कह सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे भी जैसे मान लो जो हमारी सेल है, ठीक है, अब इसको कोई चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मान लो कोई चीज़ है जो कि हमारा बहुत ही कह सकते हो स्मॉल स्मॉल साइज के हैं और सेल को उसकी ज़रूरत है, तो यहाँ पे सेल के बाहर उसकी हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, और सेल के अंदर मान लो उसकी लो कंसेंट्रेशन है। अब सेल को जरूरत है तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हमारा डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लगेगा और हमारा यहाँ से क्या होगा, हाई से लो मूवमेंट होगा, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली, ठीक है, बिना किसी भी हेल्प के वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि देखो ये बहुत ही छोटे छोटे हैं और सेल इनको अलाउ कर देती है, यानी इनके लिए हमारी सेल परमिएबल होती है। तो इस डिफ्यूजन को हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। यानी पैसिव डिफ्यूजन हमारा क्या है, बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स थ्रू मेम्ब्रेन। यानी देखो जो हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका पार्टिकल साइज यहाँ पे काफ़ी छोटा छोटा सा होता है, वो हमारी सेल के अंदर जो है इस डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू सिंपली क्या होता है, जैसे ये जो ड्रग है, मान लो ये ड्रग हमारी आई, तो ड्रग हमारी सेल के बाहर है तो इसकी हाई कंसंट्रेशन है, सेल के अंदर इसकी जीरो कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से क्या होगा, ड्रग हमारी सेल के अंदर आ जाएगी। लेकिन कब, अगर ये हमारी सेल परमिएबल है इसके लिए, तो ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत ही छोटे छोटे हैं। और उसके बाद इन पैसिव डिफ्यूजन ड्रग सिंपली डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो। वही चीज़ है कि हमारी ड्रग जो है हाई से लो डिफ्यूज हो जाती है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने सेकेंड टाइप की डिफ्यूजन की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रही है ना, इसके बीच बीच में हमारे कुछ प्रोटीन्स भी लगे होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्रोटीन चैनल्स होते हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में ऐसे फंसे होते हैं। तो मान लो, अब अगर मान लो जैसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उनको तो हमारी सेल ने अलाउ कर दिया, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा सा पार्टिकल है, ठीक है, ड्रग मान लो कोई बहुत अजीब सी ड्रग है, बड़ी सी है, और उसको सेल की ज़रूरत है, ठीक है, सेल के अंदर उसको जाना है, लेकिन अब ये डायरेक्टली हमारी सेल के अंदर नहीं जा सकती, यानी डायरेक्टली सेल इसका मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अब सेल को ज़रूरत है। तो यहाँ पे तब क्या होता है, हमारे होते हैं कुछ प्रोटीन चैनल्स। तो ये चैनल्स क्या करते हैं, ये चैनल्स हमारे ड्रग्स के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट से इंट्रा सेलुलर पार्ट में ले जाने का काम करते हैं। और ये होता कैसे, देखो ये चैनल्स हमारे देखो कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है, जैसे ये जो बड़ा सा ड्रग मॉलिक्यूल्स है वो इनके बीच में आता है, ठीक है, और इनके बीच से होता होता ऐसे करके हमारा जो है ड्रग जो हमारा सेल है उसके अंदर एंटर कर जाता है। तो ये हमारा सिंपली फैसिलिटेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारे डिफ्यूजन को कुछ फैसिलिटी देने की जरूरत पड़ती है, और फैसिलिटी देता कौन है, ये हमारा प्रोटीन देता है, सिंपल सी बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसको हम लोग कैरियर मेडिएटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ कैरियर की जरूरत पड़ती है, और कैरियर हमारा कौन होता है, हमारे प्रोटीन्स होते हैं। In facilitated diffusion, drugs molecules diffuse through cell membrane with the help of carrier proteins embedded within cell membrane. Embedded का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में हमारे फंसे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन और हमारे डिफ्यूजन के टाइप्स। अच्छा देखो कहीं कहीं आप लोग को जो है बुक्स में या फिर कहीं भी आप लोग देखोगे तो एक्टिव डिफ्यूजन भी देखने को मिलेगा, लेकिन देखो यार वो गलत बात है, क्योंकि एक्टिव डिफ्यूजन हमारा डिफ्यूजन का टाइप नहीं है, बल्कि हमारे ट्रांसपोर्ट का टाइप है। हम लोगों ने देखा था ना हमारा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो डिफ्यूजन हमारा एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है, लेकिन एक्टिव जो हमारा डिफ्यूजन है उसको हम लोग डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, वो हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रिंसिपल ही हट जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन नहीं बोलते हैं। वहाँ पर हमारा कंसनट्रेशन मूवमेंट हमारा लो से हाई होने लगता है और उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो वो हमारा एक टाइप से डिफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिफ्यूजन में हमारे सिंपली दो ही टाइप होते हैं, पहला कौन सा होता है पैसिव, दूसरा फैसिलिटेटेड। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने
लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। और देखो यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि आप लोग को यहाँ पे नया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी बातें तो हम लोगों ने पहले भी करी हुई हैं, अगर आप लोग को याद होंगी तो, और नहीं याद है तो हम लोगों ने दोबारा से तो कर ही ली। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, तो इसको हमारा दिया था सर एडोल्फ फिक ने। कब दिया था? हमारे 1856 में। तो इन्होंने क्या किया था, ही गिव्स द सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्यूजन बाय फिक्स लॉस डेवलप्ड बाय एडोल्फ फिक इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में डेवलप किया था, 1856 में, है ना। ही गिव्स 2 लॉज। अच्छा देखो, यहाँ पे इन्होंने डिफ्यूजन के 2 लॉ दिए। पहला था हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ, दूसरा था हमारा फिक्स सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे 2 लॉ देने की ज़रूरत क्या पड़ी, और ये दोनों होते क्या हैं, तो इनको काफ़ी अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसकी अगर हम लोग देखें कि डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू फिक्स फर्स्ट लॉ, ध्यान से देखना, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बहुत ही सिंपल से, इन्होंने कोई नई चीज़ नहीं बताई, जो हमारा हो रहा था बस इन्होंने वही बताया फिक्स के फर्स्ट लॉ में। जैसे मान लो ये हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारी बिल्कुल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे मान लो हमारा जो सोल्यूट है उसके बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो हमारी बहुत ही लो कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, यानी ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है, वो क्या होता है, जो कि हाई से लो, यानी कि हाई, यहाँ पे देखो ये हाई है, ये लो है, तो हाई से लो जो मूवमेंट होगा वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि सिंपल सी बात है, जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हमारा जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जो जितना है वो उतना ज़्यादा होगा। इन्होंने सिंपल सा बोला कि जो हमारा मूवमेंट है, ठीक है, यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जितना ज़्यादा डिफरेंस, यानी यहाँ पे हमारे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, समझना है ओके, यहाँ पे इसकी जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे इसके जितने कम होंगे, उनका मूवमेंट हमारा उतना ज़्यादा होगा। देखो कितनी सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितने ज़्यादा होंगे, यहाँ पे जितने कम होंगे, तो उतना ही तो ज़्यादा मूवमेंट होगा, यानी यहाँ से यहाँ उतने ज़्यादा ही ट्रांसफर होंगे, और तभी तो एट लास्ट में जाके हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे फिर एट लास्ट में जाके ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही बात है, कुछ नया तो था नहीं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो, जो नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, बाकी इन्होंने क्या बोला, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, तो देखो जो हमारा मूवमेंट हो रहा है इसी को तो हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं। तो इन्होंने इसको यहाँ पे डिफ्यूजन फ्लक्स नाम दे दिया, जो कि हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं जे से। जे हमारा क्या हुआ, डिफ्यूजन फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसको इन्होंने डिफाइन किया dc/dx से। देखो dc का मतलब हो गया यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, और dx का मतलब हो गया विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। यानी यहाँ पे देखो, जो हमारी चेंज इन कंसंट्रेशन है वो हमारी पोजीशन के साथ चेंज हो रही है ना, जैसे यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ जाते जाते कम हो रही है। तो इन्होंने बस देखो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्चुअल में हमारा ये होता है, क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, dc/dx। और देखो d हम लोग क्यों लगाते हैं, d हम लोग तब लगाते हैं जब हमें बहुत ही स्मॉल चेंज दिखाना होता है। अगर मान लो चेंज हमारा बहुत ही मेजर है तो हम लोग डेल्टा दिखाते हैं, और अगर हम लोग बहुत ही छोटे छोटे एरिया के लिए दिखाते हैं तो हम लोग उसको डिफरेंशिएशन से दिखाते हैं, तो हमारा डी हो जाता है। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इतना सिंपली समझ लो, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dc/dx। यानी कि देखो सिंपल सी बात है, जे हमारा हो गया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी डिफ्यूजन फ्लक्स, और dc/dx हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, यहाँ पे देखो, इन्होंने पहले तो प्रोपोर्शनल, और आपको पता है अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना होता है। तो यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला हमारा बन जाता है J = -d dc/dx, जहाँ पे हमारा d क्या होता है, d हमारा होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट, या फिर कह सकते हो डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और देखो माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि देखो जैसे जैसे हमारे हाई से लो मूवमेंट होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगी ना। जैसे स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एट लास्ट में क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स हमारे कम हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा से कम हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन लगाते हैं। यानी हम लोग दिखाते हैं कि कंसंट्रेशन जो हाई वाली है वो धीरे धीरे घट रही है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को और बताएं, देखो बस समझने के लिए समझना, ठीक है, अगर मान लो नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, बस ऐसे समझो। अच्छा देखो, ये जो इक्विलिब्रियम है ये भी हमारा स्पेशल होता है, ये हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है।
देखो इक्विलिब्रियम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक, एक होता है हमारा डायनामिक। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारी चीज़ें दोनों तरफ बराबर तो हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मूवमेंट ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई, इनके पास है काइनेटिक एनर्जी, तो ये अभी भी मोशन चालू रखेंगे, यानी ये अभी भी इधर से इधर जाएंगे, ये अभी भी इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब इनका इधर से इधर जाने का और इधर से इधर जाने का जो अमाउंट होगा, या फिर कह सकते हो जो कंसंट्रेशन होगी, वो बराबर होगी। यानी जितना इधर से इधर जाएगा उतना उधर से उधर जाएगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी मोशन तो हो रहा है लेकिन दोनों बराबर में हो रहे हैं। डायनामिक मतलब क्या होता है, मोशन वाला इक्विलिब्रियम। देखो अगर समझे तो ठीक, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सिंपल सा समझो कि इक्विलिब्रियम हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा जे होता है वो होता है हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन फ्लक्स, ठीक है। देखो ये जे हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन फ्लक्स यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और डी हमारा क्या होता है, ये डी होता है हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और डीसी हमारा क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन। डीएक्स हमारा क्या होता है, चेंज इन पोजिशन। और डीसी अपॉन डीएक्स क्या होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखना, जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। अभी इसी को यूज करके हम लोग यहाँ पे सेकंड लॉ को ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना, देखो है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपने सेकंड लॉ ऑफ फ्लिक्स के बारे में, ठीक है, यानी फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट लॉ ने डिफ्यूजन को तो अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब ये सेकंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी, देखो फर्स्ट लॉ हमारा ना स्टेडी स्टेट के लिए डिफाइन किया गया। देखो एक होती है हमारी स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट हमारी ऐसी स्टेट होती है जो कि कह सकते हो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, यानी ये टाइम इंडिपेंडेंट होती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन अगर मान लो जो हमारा डिफ्यूजन है वो किसी हमारी नॉन स्टेडी स्टेट में हो रहा है, नॉन स्टेडी स्टेट, यानी नॉन स्टेडी स्टेट का सिंपल सा मतलब होता है जहाँ पे हमारी जो स्टेट है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, यानी टाइम के साथ हमारी कह सकते हो कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो ऐसे जगह के लिए हम लोग जो है डिफ्यूजन को इस फॉर्मूले से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तब हमारा डिफ्यूजन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी ये जो जे है ना तब इसमें थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने वही चीज़ बताई, देखो फिक्स फर्स्ट लॉ अप्लाइज टू स्टेडी स्टेट सिस्टम्स वेयर कंसंट्रेशन कीप्स कांस्टेंट, यानी जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। बट इन मैनी केसेज द कंसंट्रेशन हाउ एवर चेंजेस विद टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन हमारी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। सो इन दोज केसेज डिफ्यूजन काइनेटिक्स इज डिफाइंड बाई से फिक्स सेकेंड लॉ, यानी वहाँ पे हम लोग डिफ्यूजन को फिक्स के सेकेंड लॉ से डिफाइन करते हैं। अब फिक्स का सेकेंड लॉ यहाँ पे कहता क्या है, फिक्स सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, यानी जो हमारा डी सी अपॉन डी टी है इन अ पार्टिकुलर रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। यानी इन्होंने बोला जो हमारा डी सी अपॉन डी टी है, ठीक है, ये हमारे एक टाइप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अभी हम लोगों ने देखा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा क्या होता है, डी सी अपॉन डी एक्स। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, इन्होंने बोला चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज क्यों आता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की वजह से तो आता है, यानी जो हमारा पार्टिकल्स हमारे हाई से लो जा रहे हैं उसी की वजह से तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज आता है। तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो हमारा क्या था, वो हमारा जे था, जे हमारा डिफ्यूजन फ्लक्स वही तो था। तो यहाँ पे इस डी सी अपॉन डी टी को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, डी जे अपॉन डी एक्स। यानी अब देखो जे हमारा क्या था, हमारा फ्लक्स था, तो जो हमारा चेंज इन फ्लक्स है अपॉन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन, वो हमारा हो जाता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग समझ के ना, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जे अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से सुनना, जे इज इक्वल टू हमारा हम लोगों ने क्या निकाला था, फिक्स फर्स्ट लॉ से हम लोगों ने जे की वैल्यू यही तो निकाली थी, माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स, अभी मैंने यही तो लिखा था। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड लॉ क्या कह रहा है, सेकंड लॉ को लिखते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग डिराइव करते हैं, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जे अपॉन डी एक्स। तो फिक्स का सेकंड लॉ हमारा ये कह रहा है। अब देखो इस जे की अगर हम लोग वैल्यू करें तो जे हमारा ये है, ठीक है, तो जे हमारा हो गया माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स। अच्छा इस जे को अगर हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा हो जाएगा, देखो डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है थोड़ा सा, बाकी इसमें हम लोग को डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ना है, ऐसे समझ लो। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है डी जे अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और इसी को अब देखो डिफ्रेंशिएशन में जो हमारा कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस भी कांस्टेंट डी भी कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गए।
अब डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा किसका, इसका। तो जब इसका देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक हिसाब से डिफ्रेंशिएशन फेस में ही है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा इसका डबल डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गई हमारी डी जे अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो डी जे, ध्यान से देखना, डी जे अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इतना क्लियर है ना। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, कंसंट्रेट करो तभी समझ में आएगा। तो देखो डी जे अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली, और देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी जे अपॉन डी एक्स, और डी जे अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली। तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे पुट करें, ध्यान से देखना, डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या था, माइनस डी जे अपॉन डी एक्स। देखो ये यही चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम लोग इस डी जे अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू पुट करते हैं, तो डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और देखो यहाँ पे ये माइनस को बाहर रखो, अब इस डी जे अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो ये हम लोगों ने यहाँ से डी जे अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी, ठीक है, और यहाँ पे भी एक माइनस था तो माइनस को बाहर कर लिया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारी डी सी अपॉन डी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और देखो ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बुक में हमें जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये वैल्यू हमारी इसमें कैसे बदल गई। तो ये कुछ हमारी इस तरीके से बदलती है, ठीक है, यानी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देते हैं। तो थोड़ा सा देखो, अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके देखो, और अगर मान लो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद कर लो, डी सी अपॉन डी टी, मतलब बस ये फाइनल वैल्यू याद कर लो, ठीक है। यानी जो हमारा सेकंड लॉ है इसमें आप लोग को ये वाली वैल्यू याद कर लेनी है। जिसमें जो हमारा डी सी अपॉन डी टी है वो होता है हमारा यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, और जो हमारा डी है वो हमारा वही डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है, और डी स्क्वायर सी और डी एक्स स्क्वायर होता है हमारा यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डी सी अपॉन डी एक्स, यानी डी सी अपॉन डी एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये आता है। सो ये था हमारे यहाँ पे फिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। और अगर हम लोग बात करें अपने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन के बारे में, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना हमारा डिफ्यूजन होगा। और टेम्परेचर, अच्छा देखो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, जैसे यहाँ पे मान लो ये है और यहाँ पे हाई है, ठीक है, और यहाँ पे लो है, तो अगर मान लो हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, हमारी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, यानी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन होता है, तो इनका मोशन बढ़ जाएगा, तो इनका यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो डिफ्यूजन है वो बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा हमारा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स पास कर पाएंगे। और परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन बीच में लगी होती है, तो ये जितना ज़्यादा इनको अलाउ करेगी इधर से इधर जाने को उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। अगर मान लो ये इनको अलाउ ही नहीं करेगी तो डिफ्यूजन कम होगा। तो ये जितनी ज़्यादा परमिएबल का मतलब है जितना ज़्यादा इनको इधर से इधर जाने देगी, क्रॉस करने देगी, उतना ज़्यादा हमारा डिफ्यूजन होगा। तो ये था हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। देखो टफ कुछ नहीं है, मे बी आप लोगों को टफ लगे, मे बी अगर मान लो अभी भी टफ लग रहा है बाय द वे, तो बस इतना याद कर लेना। बाकी देखो हम आपको सारी अंदर की बातें बता रहे हैं, वरना मेरा क्या है, देखो हम भी तो आपको बता सकते हैं ना कि यार देखो ये होता है फिक्स का सेकंड लॉ, ये होता है उसकी यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लो। बट मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, तो देखो बताना मेरा फर्ज था। बाकी अगर मान लो बाय द वे नहीं समझ में आ रहा है तो याद करना आपका फर्ज है, याद कर लेना, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ रही है आजकल वीडियोस के लिए, ठीक है। तो यार आप लोग कमेंट किया करो, आई रियली नीड योर कमेंट्स एंड बताना आप लोग को कैसा लग रहा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।